Hello students, welcome back to Borade Maths Academy where we are doing with the Science 2 syllabus, and today we are into the third lecture of our fourth lesson, that is environmental management. So in the first two videos we have finished with what is environment and ecosystem, what are the factors on which the entire ecosystem runs. Then we have seen some natural environmental processes, cycles, nutrient cycles, water cycle and all. This is how environment operates. So the living organisms, they are relied on the environment. Even environment is relied on the living organisms for, and because of this relationship, there is coexistence of this ecosystem. So we'll see some of the issues now. Now we have seen what is environment, what are the biological components, what are the abiotic components, and how they influence each other. So today we are facing a huge problem, and today there is a need for environmental conservation. Now why? Because of say many, even the natural factors and some of man-made factors. Today all the living organisms today are facing big trouble. Okay, in living in this ecosystem there are various problems, okay, which are caused due to the human interventions. ठीक है, इंसानों के काम के कारण, बिकॉज जो हमने एडवांसमेंट की है इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, जो हमने रिसोर्सेस जो इनडिस्क्रिमिनेटली यूज किए हैं, उसका आज खामियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है. मतलब इवन द ह्यूमंस आर फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, सो इज द अदर एनिमल्स एंड अदर प्लांट्स. सो टुडे देयर इज अ नीड फॉर अस टू, बिकॉज हम लोगों को ऐसे ह्यूमन बीइंग्स नहीं कहा जाता है. हमें ह्यूमन बीइंग्स इसलिए कहते हैं सिंपली बिकॉज वी कैन थिंक, वी कैन असेस, वी कैन सी कि हम जो कर रहे हैं उसके क्या परिणाम हो सकते हैं. वी कैन असेस दैट. ये बाकी जानवर नहीं कर सकते. ह्यूमन बीइंग्स, बिकॉज वी हैव दैट वेल डेवलप्ड ब्रेन इन दिस एंटायर इकोसिस्टम, so it's a moral responsibility, because this is a matter of survival for even us and also for the entire other organisms also. So today there is a need for this conservation. But ये conservation करने की नौबत क्यों आई, उससे पहले हम देखते हैं what are the environmental problems that we are facing first of all. So environmental problems मतलब क्या? So these are some of the issues that is hampering the flourishment of the normal ecosystem. मतलब एक ecosystem अच्छे से फल फूल रहा है, सडनली सम एजेंट्स, जिसे अपन बोल सकते हैं सम प्रॉब्लम्स आते हैं, जिससे उस इकोसिस्टम के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कुछ एक्सटिंक्ट हो जाते हैं या किसी का नंबर कम हो जाता है. सो देयर इज सम ऑफ द अदर इश्यूज. सो विल सी सम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. सो इफ वी सी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, वी कैन कैटेगराइज इट इनटू टू बेसिक कैटेगरीज. नेचुरल फैक्टर्स से बने हुए एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जैसे वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, तो उसमें काफी सारा लावा, देन धुआं, जहरीला धुआं बाहर निकलता है. तो उस एरिया के आसपास के लोगों को फिर हमें क्या बोल सकते हैं, हिलाना पड़ेगा टू अ सेफर जोन. अगर नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली मेनी लाइव्स विल बी लॉस्ट. लोगों की तो जाएगी, दूसरे जानवर, डोमेस्टिक एनिमल्स, वो भी मारे जाएंगे, काफी सारे प्लांट्स बर्बाद हो जाएंगे. सो ये भी होता है. देन अर्थक्वेक्स, इसमें भी देयर इज काफी नुकसान होता है ऑफ बोथ नेचुरल इकोसिस्टम का भी प्लस लोगों की जानों का. एनिमल्स दे लूज देयर लाइव्स. फॉरेस्ट फायर्स, काफी सारे जानवर जान खो बैठते हैं, काफी सारे प्लांट्स जलकर खाक हो जाएंगे. तो कुछ कुछ अगर लिमिटेड, जिन्हें हम एंडेंजर्ड स्पीशीज अगर जैसे बोलते हैं, जो आज इस दुनिया में बहुत कम नंबर में रह गए हैं, तो वो उनका नामो निशान ही मिट जाएगा. ठीक है. इसके अलावा जैसे अभी करंटली देख रहे हो, ज्याला आपण ओला दुष्काळ म्हणतो, इन द सेंस फ्लड्स. ठीक है. हेवी रेन्स के कारण होने वाला वो भी नुकसान है. काफी सारे जानवर मारे जाते हैं, फसल बर्बाद होती है, एंड मेनी ऑफ द पीपल आल्सो दे आर अफेक्टेड, दे लूज देयर लाइव्स. सो वो एक है ड्रॉट, उल्टा, दैट इज सूखा डायरेक्ट. पीने को पानी नहीं है, इससे भी काफी लोगों की, जानवरों की जाने जाती है. ट्रीज, प्लांट्स आल्सो सफर. सो वो पूरा जो एरिया है, इकोसिस्टम है,
वो हैम्पर हो जाता है, इट हैज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन दिस थिंग्स। तो ये नेचुरल चीजें हैं, उसमें हमने और डाला है, भर डाली है, दैट इज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सो फॉर बिल्डिंग हाउसेस, सिटीज, वी हैव क्लियर डाउन द फॉरेस्ट एंड उसकी जगह पे आज हमने कंक्रीट के जंगल बनाए हैं, बट दिस हैज डिस्टर्ब द इकोसिस्टम। क्यों? क्योंकि सडनली इतने सारे पेड़ कम हो जाने के कारण जो ऑक्सीजन एंड CO2 का बैलेंस रखने वाला एक में वो प्रोसेस है, वो है फोटोसिंथेसिस। तो ये थोड़ा कम हो गया बिकॉज प्लांट्स की संख्या कम हो गई, इसलिए एटमॉस्फेयर में आज ज्यादा CO2 मिलता है। मतलब जो CO2 बनता है वो फिक्स करने का काम प्लांट्स का होता है, पर प्लांट्स ही नहीं है तो ऑब्वियसली दिस बैलेंस हैज गॉट डिस्टर्ब। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, तो इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, ओजोन डिप्लीशन वो भी एक रीजन है। ग्रीन हाउस जिसे अपन ग्लोबल वार्मिंग बोल रहे हैं, ये उसके कारण हो रहा है। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता साइंटिस्ट लोग ऐसी क्यों कोई मशीन ढूंढना चाहते हैं कि जो हवा में से CO2 सेपरेट करे। अरे कुदरत ने, नेचर ने इतनी अच्छी मशीन दी है, दैट इज ट्रीज इटसेल्फ। ये खुद काफी डेली बेसिस पे मेट्रिक टन्स ऑफ CO2 बिना किसी प्रॉब्लम के ये लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। दे कन्वर्ट CO2 इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, दैट इज फूड, जो हमको पता है। सो बेस्ट इंजीनियरिंग जो है वो भगवान ने ऑलरेडी हमें दी है, हमें सिर्फ उसको यूज करना है। मतलब नो डाउट साइंटिस्ट बहुत सारे मशीन्स वगैरह सोच रहे बनाने के कि कैसे हम ये CO2 को कम करें। अरे बट इतना क्यों सोचने का जब ऑलरेडी उसका इलाज हमारे पास मौजूद है, दैट इज द ट्रीज इटसेल्फ। सो प्लांटेशन ये उसका एक सोल्यूशन है। हम फिलहाल प्रॉब्लम देख रहे हैं पोल्यूशन, वो तो है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन। टुडे वी आर फेसिंग एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, soil pollution, even radiation का pollution, we have then even noise pollution. So आज तो एक नया pollution शुरू हो गया, e-waste का pollution। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है हम उन्हें डिस्कार्ड भी नहीं कर सकते, तो उसका करने का क्या? तो वो भी आजकल डंपिंग ग्राउंड्स में जगह ऑक्यूपाई किए हुए हैं। इनका क्या करना है? क्योंकि इनको अगर जलाएंगे इनसे जहरीले धुएं निकलेंगे जिससे मौतें हो सकती है। इनको क्या करना है आज तक मतलब हम लोग सोच ही रहे हैं उसके ऊपर। सो ये भी है। सो दीज आर पोल्यूशंस, वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग वी आर फेसिंग। सो दीज आर मेनी ऑफ दोज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स दैट टुडे वी आर फेसिंग। अब उसमें से अपने को एक ही प्रॉब्लम डिस्कस करना है, बुक में जो तुम्हें दिया है वो है पोल्यूशन। सो पोल्यूशन के केस में अगर हम देखें पोल्यूशन होता है, सो फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस, बाकी इतना नहीं है, सब्सिक्वेंटली आगे के लेक्चर्स में हमें देखने को मिल जाएगा। सो इफ वी सी पोल्यूशन, पोल्यूशन में अगर हम देखें what is pollution? So it is unnecessary and unacceptable changes that may be due to natural or man-made factors in the environment is said to be pollution. मतलब जो कोई भी चीज जरूरी नहीं है या अनएक्सेप्टेबल जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच सकता है या उधर रहने वाले जीव जंतुओं को, दैट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, फिर वो सोर्स कोई भी हो, नेचुरल सोर्स हो या मैनमेड सोर्स से वो दिक्कत पैदा हुई हो, हम उसे क्या कहेंगे? पोल्यूशन। So obviously, and the pollutant, undesirable substance in the environment is known as a pollutant, or the substance which causes pollution is pollutant, or which is undesirable, हम उसे pollutants कहते हैं। सो ये सबसे, ये तो वैसे भी तुमने लोअर साइंस में काफी बार, EVS में, साइंस में ये टॉपिक काफी एनकाउंटर किया है। फटाफट हम इनके ऊपर रिवीजन, शॉर्टकट रिकैप, मतलब गो थ्रू देख लेते। तो फर्स्ट इज एयर पोल्यूशन। नाउ यू हैव टू स्टडी दिस इन 4 पॉइंट्स। फर्स्ट, व्हाट इज द सोर्स, कैसे ये मतलब किससे ये फैलता है, मतलब एयर पोल्यूशन, हु कॉजेज इट, सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। Then what are the toxic substances, means what are the pollutants we can say. So what are the pollutants in this case? ठीक है। Next, obviously its effects or side effects that you can call it, and simply what are its remedies, solution क्या है, इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। So what are the solutions to get rid of it? तो पहली बात तो सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन बताने की जरूरत नहीं, सबसे मेन तो है अपना ऑटोमोबाइल्स, फॉसिल फ्यूल के कंबशन से जो धुआं निकलता है वो एक मेन रीजन। दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री से भी काफी हद तक धुआं वगैरह निकलता है, ये टॉक्सिक गैसेस एयर में छोड़े जाते हैं, दैट इज CO2, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, तो वो तुम टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स में लिख सकते हो, SO2, NO2, तो ये सब सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, तो ये सब चीजें हैं।
इसके अलावा फॉरेस्ट फायर्स, जंगल की आग, ये भी काफी हद तक CO2 एनवायरनमेंट में छोड़ती है, तो वो भी एक सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन माना जाता है। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑटोमोबाइल्स, फॉरेस्ट फायर्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, दे आर ऑल कॉज एयर पोल्यूशन। मतलब देखो कुछ मैन मेड भी है, कुछ नेचुरल चीजें भी है जो एयर पोल्यूशन कर सकते हैं। पोल्यूटेंट्स मैंने गिनाए कौन कौन से हैं, तो जैसे बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है CO2 एंड CO, ये ज्यादातर मिलता है ड्यू टू कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। एंड उसके अलावा वी हैव SO2, NO2, H2S, दूसरे भी गैसेस है, मीथेन, जो रिलीज होते हैं ड्यूरिंग दिस कंबशन प्रोसेस। एंड इंडस्ट्रीज में भी दूसरा कुछ जो हम कोई सब्सटेंसेस बना रहे हैं तो उसके बाय प्रोडक्ट्स के तौर पे भी कुछ टॉक्सिक गैसेस निकलते हैं, तो वो एक है। इफेक्ट्स, इफेक्ट क्या होगा, ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग तो जैसे इसके कारण स्मोक, स्मॉग, फॉग, ये भी कुछ उसमें पोल्यूटेंट्स में तुम डाल सकते हो। इफेक्ट, सबसे पहला असर तो होता है अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, because the air which we breathe is full of these pollutants, so it causes many of the respiratory disorders, further aggravating it into cardiovascular disorders। ठीक है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा, ये कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है। सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, खास करके माइनिंग वगैरह जैसे केस में तो काफी धूल मिट्टी उड़ती है, तो ये सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस जैसी बीमारियां पैदा कर सकते हैं, which will cause impairment in what you say breathing, respiration। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज भी हो सकते हैं उसके कारण, मतलब हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। ब्रीदिंग हैम्पर होगा तो ऑब्वियसली इट विल आल्सो अफेक्ट द कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स आल्सो, ये मेन है। ठीक है, इसके अलावा स्मॉग, स्मोक, ये भी है, तो जैसे उसमें सस्पेंडेड पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स, जिन पार्टिकल्स की साइज 2.5 माइक्रोन से कम है तो वो भी हवा में सस्पेंडेड रहते हैं, ये अगर हम ब्रीथ करेंगे तो लंग्स विल बिकम इनएफिशिएंट, वो भी कुछ बीमारियां हैं। ज्यादातर रेस्पिरेटरी इश्यूज ही होंगे। जैसे स्मॉग होता है तो आंखों में भी चुभता है, क्योंकि कुछ कुछ केमिकल्स आंखों को इरिटेशन दे सकते हैं, वो भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है, अब देखो, अब इसका मतलब क्या, लगेज कल से इंडस्ट्रीज बंद करो, ऑटोमोबाइल बंद करो, दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। वी कैन ग्रेजुअली चेंज ओवर, सो उसमें थोड़ी इनोवेशन चाहिए, जैसे हम करंटली देख रहे हैं आजकल इलेक्ट्रिकल कार्स आ रही है, सो बेटर यूज दैट, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सभी जन अगर कार लेने शुरू करेंगे, मतलब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50 जन है, वो अगर 50 अलग गाड़ियां रहेंगे, सो इट विल कॉज मोर कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। इसलिए हो सके तो बाइक्स का इस्तेमाल करो, इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स का इस्तेमाल करो, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसे शेयरिंग कहते हैं, पब्लिक शेयरिंग, वो करो ताकि कम से कम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल हो सके। वी कैन एटलीस्ट रिड्यूस इट, या पूरा इलेक्ट्रिक, जैसे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैम्स, वैसे बेटर सोर्सेस, या CNG पे चलने वाले कुछ वैसे सोलर पावर्ड या विंड पावर्ड कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनसे एयर पोल्यूशन हम कम कर सकते हैं। तो रिन्यूएबल सोर्सेस के मदद से हम कुछ काम कर सकते हैं, तो दैट कैन बी द सोल्यूशन। एक है डिफॉरेस्टेशन इज आल्सो वन ऑफ द रीजन, मतलब इसके कारण भी पोल्यूशन हुआ है, बिकॉज प्लांट्स आर द एफिशिएंट प्यूरिफायर्स ऑफ एयर। तो ये सब जहरीली गैसेस, मतलब CO2, CO, ये सब निकालने का काम प्लांट्स भी कर सकते हैं। सो फॉरेस्टेशन, ये एक अफॉरेस्टेशन, मतलब टू प्लांट मोर ट्रीज, जिसे हम सोशल फॉरेस्ट्री बोलते हैं। अब सिटीज में कहा करोगे, तो तुम देख सकते हो रास्ते के साइड से कर सकते हैं, रास्ते के बीच में जहाँ जगह है वहां पे छोटे छोटे श्रब्स उगा सकते हैं, बड़े ट्रीज ना सही, हाँ रास्ते के साइड से बड़े ट्रीज, सो इट विल आल्सो प्रोवाइड शेल्टर, मतलब छाव भी मिलेगी, प्लस पोल्यूशन को भी कंट्रोल में हम रख सकते हैं। सो थोड़े ऐसे एडवांस मेजर्स देखने चाहिए, अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स लेनी चाहिए पीरियडिकली, जैसे एटलीस्ट रेनी सीजन से जस्ट पहले पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ताकि रेनी सीजन के 4-5 महीने में पानी मिलता रहे, एंड देन दे कैन फ्लरिश। तो पेड़ पौधों को 1-2 साल केयर की जरूरत है, एक बार वो जमीन में वर्टिकन से उन्होंने रूट कर लिया अच्छे से, देन दे कैन ग्रो ऑन देयर ओन। सो ये कुछ उसके सॉल्यूशंस है एयर पोल्यूशन के। ठीक है, नेक्स्ट वन जो है वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार कौन कौन है, सो उसके लिए इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, मतलब क्या क्या इंडस्ट्रीज जो भी कचरा है वो नदी नालों में छोड़ देती है, इवेंचुअली सब घूम घाम के रिवर्स में आते हैं, रिवर्स जाके मीट ओशंस को करती है। सो रिवर, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर जो है, रिवर का पानी जो पी सकते हैं वो पीने लायक बचेगा नहीं। खेतों से जो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह छिड़के जाते हैं, कभी बारिश पड़ती तो वॉश आउट के कारण वो पूरा पानी
नदियों में नालों में आ जाता है, दैट कैन कॉज वाटर पोल्यूशन। डोमेस्टिक वेस्ट, लोग जो घर का जो सिंक का जो कचरा है वो वापसली थ्रू पाइपलाइंस हम लोग रिवर्स में डिपॉजिट करते हैं। सो ऐसे बहुत सारे रीजन, इवन ऑयल स्पिलेज, ऑयल टैंकर्स भी कभी कभी एक्सीडेंट होते हैं, लीकेज होते हैं, तो ऑयल पूरे समंदर में फैल जाता है, जिससे एक्वेटिक लाइफ मुश्किल में आती है। सो दीज आर ऑल सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। टॉक्सिक चीजें क्या है उसमें, तो ऑब्वियसली द हार्मफुल केमिकल्स विच आर टॉक्सिक फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें हम स्पेसिफिकली बोल नहीं सकते, जैसे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स में वेरियस टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। रही बात इंडस्ट्रियल वेस्ट की, तो ऑब्वियसली प्लास्टिक जैसे, मतलब कुछ मेटालिक वेस्ट भी, कैडमियम, मर्क्यूरी जैसे हेवी मेटल्स भी कभी कभी कचरे के फॉर्म में रिलीज कर दिए जाते हैं। डोमेस्टिक वेस्ट मतलब घर का कचरा, फिर वो फीकल मैटर क्यों ना हो, या दूसरे कागज वगैरह जो भी है। सो दीज आर ऑल कॉज, दे ऑल कॉज पोल्यूशन। प्रॉब्लम है कि जब ये ऑर्गेनिक मैटर नदियों में आता है तो उसमें काफी बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, सड़नी शुरू होती है, तो पानी को बदबू आती है। इवेंचुअली एक पॉइंट ऐसा था कि पानी में का ऑक्सीजन कम हो जाता है, क्योंकि सारे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रॉब्लम यह है पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है, फिशेस वगैरह, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलता, उनकी मौत होती है। उधर के प्लांट्स जिंदा नहीं रहते, तो लिटरली वो नदी नाला बन जाती है। जो हम देख रहे हैं आजकल बहुत कुछ, मतलब जो मेजर सिटीज की जो छोटी मोटी नदियां हैं वो आजकल नालों जैसी ही बह रही है। सिंपल रीजन है, हमने ये जो काम किए है उसका ये नतीजा है। सो इफ यू वांट टू चेंज दिस, सो ऑब्वियसली वी नीड टू टेक सम इवेसिव स्टेप्स। इफेक्ट्स क्या है? ऑब्वियसली पानी तो पीने का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, खास करके फ्रेश वाटर, रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स वगैरह, वही हमने कंटामिनेट कर दिए। जैसे एक और इसमें वाटर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, वो भी है, वो गर्म पानी, मतलब गंदा पानी नहीं छोड़ते, वो गर्म पानी वाटर बॉडीज में छोड़ते हैं। अब सबको पता है गर्म कर, अगर गर्म पानी कंटिन्यूसली लेक पॉन्ड में छोड़ते रहेंगे, पानी का जैसे टेम्परेचर गर्म होता है उसके अंदर की जो डिजॉल्व्ड गैसेस है, ऑक्सीजन, CO2, ये बाहर निकल जाएंगे। एंड फिर जो पानी गर्म होने के कारण होगा क्या, जो पूरा तालाब है वो इवेंचुअली गर्म हो जाएगा। उसका प्रॉब्लम ये होगा कि उस पानी में कोई ऑक्सीजन नहीं, CO2 नहीं, तो ना मछलियां जिंदा रहेगी, या कोई एक्वेटिक एनिमल जिंदा नहीं बचेगा, ना कोई प्लांट जिंदा बचेंगे। सो ये सब चीजें होती है टॉक्सिकली। मतलब ये है इफेक्ट्स तो मैंने बताया, उधर का पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा, एक्वेटिक प्लांट्स, एनिमल्स, दे विल डाई, एंड ऑब्वियसली फिर वो पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। इफेक्ट, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल है, यू हैव टू ट्रीट दैट वाटर बिफोर पुटिंग इट इनटू द रिवर स्ट्रीम। मतलब एटलीस्ट उसमें से जहरीले केमिकल्स तो तुम निकलवा सकते हो। बाकी छोटे मोटे टॉक्स, जो चीजें, ऑर्गेनिक चीज जो डीकम्पोज हो सकती है नेचुरली, वो अगर एक टाइम पानी में छोड़ दिए तो भी थोड़ा बहुत चल जाएगा। एक्चुअली वो भी परमिटेबल नहीं है। एटलीस्ट टॉक्सिक चीजों को फिल्टर स्कैन करके फिर जो बचे कुचा कचरा है वो तुम फेंक सकते हो। उसके लिए ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एक्ट भी गवर्नमेंट ने किया है, कोई इंडस्ट्री अगर इसे फॉलो नहीं कर रही है तो स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए जा सकते हैं। तो एक वो भी एक है कि टू मेक सम स्ट्रिक्ट रूल्स, रेगुलेशंस रिगार्डिंग दिस, सो दैट इसके ऊपर हम कंट्रोल कर सके। इसलिए देखो रेगुलरली सिटीज के बाहर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, तो पूरे सिटी का जो भी वेस्ट वाटर है वो पाइप्स के जरिए वहां पहुंचा दिया जाता है, वहां पे उसके ऊपर ट्रीटमेंट होता है और वो पानी को साफ करके, मतलब एटलीस्ट मेजोरिटी कचरा वगैरह निकल के फिर उन्हें नदियों में छोड़ा जाता है। सो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बिल्ड करना, सो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स जो पानी को साफ कर सके। एक और बता दें तो जैसे ऑयल स्पिलेज है, मतलब सपोज समंदर में तेल फैल गया है, जो ऑयल टैंकर फट गया या उसका डैमेज हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो उसको तो पहले हम रिपेयर कर लेंगे, बट अभी जो तेल पानी पे फैला है उसको कैसे निकालना है, तो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से एक ऐसा बैक्टीरिया इंजीनियर किया जिसे हम सुडोमोनास पुडिटा कहते हैं। हम ये बैक्टीरिया वहां छोड़ देते हैं, ये उसे डिकम्पोज, हमने उसमें एक ऐसा जीन ट्रांसफर किया जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए कि वो ये हाइड्रोकार्बन को तोड़ सकता है। इसलिए जो काम नेचुरली, वो तेल को नेचुरली एनवायरमेंट में डिकम्पोज होने में अगर 3-4 साल लगते होंगे, ये बैक्टीरिया उसे कम से कम 6 महीने में तो ठीक ठाक उसे डिकम्पोज कर देगा। तो काफी हद तक मतलब हमने सॉल्यूशंस भी उसके ऊपर निकाले भी हैं। नेक्स्ट वन जो है वो है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन में वापस इंडस्ट्रियल वेस्ट, जैसे थर्मल पावर स्टेशन है, कोयला जलने के बाद जो एश बच जाता है वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट कर देते हैं। डोमेस्टिक कचरा जो अपना घंटा गाड़ी लेके जाती है, कहाँ लेके जाएगी, तो किसी डंपिंग ग्राउंड पे डालेगी, तो पोटेंशियली वो उधर की जो ग्राउंड है वो किसी दूसरे काम में लाई जा सकती थी,
बट वो अभी आज सिर्फ ये कचरा स्टोर करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसकी भी फर्टिलिटी चली जाएगी। इसके अलावा एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देगा, यूजफुल बैक्टीरिया को मार देगा। सो दिस ऑल कम अंडर सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, फिर डेफिकेशन, ओपन डेफिकेशन वगैरह जो करते हैं, मतलब व्हाट यू कैन से पीपल बोलो वगैरह, so that also causes soil pollution because it causes what you can say change in the pH of soil वगैरह। तो ये सब चीजें हैं। सो सोर्सेस तो पता चल गए। अब टॉक्सिक चीजें क्या है, तो ऑब्वियसली वेरियस केमिकल्स, ये केमिकल सॉइल की फर्टिलिटी को कम करते हैं, सॉइल फिर उपजाऊ नहीं रहती, मींस यू कैन नॉट ग्रो एनीथिंग ओवर देयर, एंड देन ऑल दैट ऑल कॉजेस अस दिस प्रॉब्लम। इफेक्ट्स, ऑब्वियसली फूड प्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है, फसल बर्बाद होती है, इसके कारण जैसे मैंने डंपिंग ग्राउंड्स बोला है, बीमारियां फैलती है, फिर उसके कारण काफी लैंड वेस्ट होता है, वी आर वेस्टिंग आवर लैंड बेसिकली। इधर लोगों को रहने के लिए जगह नहीं, हम कचरा कहाँ रखे उसके ऊपर पूरा सवाल चल रहा है। सोल्यूशन एक तो है कि भाई ये वेस्ट मिनिमाइज करो, देखो कचरा तो बनेगा बट कम से कम, रिसाइकल, रीयूज, व्हाट यू कैन से, जिन्हें हम रिसाइकल बोल सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल करो, जैसे पेपर, प्लास्टिक वगैरह बंद करो। प्लास्टिक की जगह पे आजकल हमने पेपर बैग्स यूज करना शुरू किया है, तो वो एक अच्छा कदम है। प्लास्टिक बॉटल्स भी हमें कम कर देनी चाहिए, भले ग्लास बॉटल यूज करो, एटलीस्ट ग्लास कैन बी रिसाइकल्ड, प्लास्टिक रिसाइकल नहीं होता। ठीक है, या तो रिसाइकलेबल प्लास्टिक का इस्तेमाल करो, वो एक ऑप्शन है तो तुम्हारे पास, ताकि ये गंदगी ना हो। ऑर्गेनिक चीज है, हम उसका कंपोस्ट बना सकते हैं, जैसे तुम घंटा गाड़ी वाले देखते रहेंगे, ओला कचरा, सूखा कचरा वेगड़ा द्या म्हणता, तो ऑब्वियसली जो वेट है, मतलब वेट इंग्रेडिएंट्स है, फिर वो सब्जियों के बचे कुचे पार्ट्स हो, या दूसरी जो भी फूड वगैरह रहेगा, या ड्राई कंपोनेंट्स में भी जो ऑर्गेनिक चीजें, हम उन्हें मिट्टी में डाल के विद हेल्प ऑफ अर्थवर्म्स एंड बैक्टीरियाज एंड फंगस हम इन्हें फर्टिलाइजर्स में बदल सकते हैं, कंपोस्ट में कर सकते हैं, तो काफी हद तक ये कचरा और पोल्यूशन हम लोग ये कम कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन होता है, और उसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं वो भी मैंने यहाँ पे बताया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कंजर्वेशन के और क्या क्या तरीके हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।